बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर वैक्सीनेशन। अब वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन कह लें कि एक बायोलॉजिकल प्रेपरेशन होती है। बायोलॉजिकल प्रेपरेशन से मुराद है कि हम इसे लिविंग थिंग से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। इस वैक्सीन का काम क्या होता है कि कुछ मखसूस बीमारियों के खिलाफ हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। कुव्वते मुदाफ़त, बीमारियों से लड़ने के खिलाफ जो सलाहियत होती है हमारी बॉडी की, उसे कहा जाता है इम्यूनिटी। अब दो तरह की इम्यूनिटी हमने पढ़ी थी, एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी जो पैदाइश के साथ ही हर इंसान की बॉडी में मौजूद होती है बीमारियों के खिलाफ, उसे कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो वक्त के साथ साथ अगर कोई डिसीज कॉजिंग एजेंट, कोई एंटीजन वगैरह बॉडी में इंटर होता है तो उसके अकॉर्डिंग जब बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपनी खुराक के हिसाब से जब किसी बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है बॉडी, तो उसे कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो वैक्सीन का काम होता है कि जब भी कोई डिसीज कॉजिंग एजेंट हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो उस मखसूस बीमारी के खिलाफ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस जो बीमारी फैला रहा है हमारी बॉडी के अंदर, उस मखसूस बीमारी के खिलाफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना। और ये वैक्सीन हासिल किससे की जाती है? ये उसी जिंदा जानदार से हासिल की जाती है जिसने हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होकर हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलानी थी। तो बेसिकली वैक्सीन उसी जानदार से हासिल की जाती है, उसी जानदार से ली जाती है, उसी जानदार से बनाई जाती है जिसने बीमारी फैलानी होती है। वैसे तो हमारे इम्यून सिस्टम का काम होता है कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाने के बाद उसको किल करके अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। तो अब वैक्सीन हम कैसे करते हैं कि मतलब वैक्सीन का काम यहाँ पे क्या होता है कि हम जो वायरस बीमारी फैलाने वाला होता है उसी वायरस से हम वैक्सीन बना लेते हैं, ठीक है। वो वैक्सीन बना के या तो हम उस वायरस को किल कर लेते हैं, या हम उसको वीक कर लेते हैं, या उसकी बॉडी का कोई एक पार्ट ले लेते हैं जिसने बीमारी फैलानी हो। यानी उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम उतना हिस्सा लेते हैं या उस फॉर्म में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं जो जाके हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके एटलीस्ट, ठीक है। तो जब भी हम वैक्सीन बनाते हैं तो वैक्सीन बना के जब हम वैक्सीन बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये वैक्सीन बेसिकली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिसेंबल कर रही होती है, उससे मिलती जुलती होती है। क्यों? क्योंकि हमने बेसिकली बनाई ही वैक्सीन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है। तो जब ये वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है कि बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ आई है जो हमारे लिए सेफ नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है। फिर हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के उसे डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम उस वैक्सीन को अपनी मेमोरी के अंदर क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। क्यों कर लेता है? कि बाद में अगर वो ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वैक्सीन हमने बॉडी के अंदर इंसर्ट की है, वो ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आए तो इम्यून सिस्टम को ज्यादा काम ना करना पड़े और इम्यून सिस्टम जल्दी से उस एंटीबॉडी को एक्टिवेट करके जो उस वैक्सीन के जवाब में बनी थी, जल्दी से उसको एक्टिवेट करके उस ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है? किल कर देता है। तो ये था वैक्सीन कि ये एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो किसी मखसूस बीमारी के खिलाफ हमारी बॉडी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अब वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं ताकि बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो सके? इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़त प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, बच्चों को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, HIV के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, इन्फ्लुएंजा के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। मतलब बच्चों को जो पैदाइश से लेके 2 साल की उम्र तक वो जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो जो वैक्सीनेशन करवाई जाती है, उसमें बेसिकली क्या किया जाता है? उनकी बॉडी के अंदर वैक्सीन इंसर्ट करवाई जाती है ताकि वो इन्फ्लुएंजा के खिलाफ, HIV के खिलाफ, हेपेटाइटिस के खिलाफ, मीजल्स के खिलाफ बच्चों की बॉडी के अंदर क्या हो सके? कुव्वत मुदाफ़त प्रोड्यूस हो सके। इन केस कि अगर बाद में वो वायरस बॉडी के अंदर इंटर हो तो बच्चों की बॉडी के अंदर ऑलरेडी उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी मौजूद हो। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दाखिल करवाते हैं ताकि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो सके। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी बॉडी, जिसमें एक पर्सन बिल्कुल इम्यून हो चुका होता है, उसकी बॉडी के अंदर कुव्वत मुदाफ़त प्रोड्यूस हो चुकी होती है, कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो चुकी होती है बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन के जरिए। तो वैक्सीनेशन के जरिए जब किसी इंसान के अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो चुकी होती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्यूनाइजेशन।
अब वैक्सीनेशन का मकसद क्या होता है, इसके एम्स क्या होते हैं? दो मकसद होते हैं इसके, प्राइमरी एम और सेकेंडरी एम। प्राइमरी एम का मतलब होता है डिसीज को एलिमिनेट करना, निकालना, और सेकेंडरी एम का काम होता है डिसीज को प्रिवेंट करना, उसकी पहले से ही रोकथाम करना। तो वैक्सीनेशन बेसिकली हम करवाते भी क्यों है? एक तो हम फॉर एग्जांपल कोई वायरस वगैरह, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बॉडी के अंदर इंटर हो गया है तो हम वैक्सीन लगवाते हैं ताकि उस बीमारी को बॉडी से रिमूव कर सके। दूसरा, हम वैक्सीनेशन बीमारी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर होने से पहले भी हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बाद में वो बॉडी के अंदर इंटर हो तो हमने पहले से उसको प्रिवेंट किया हो, पहले से ही हमारी बॉडी ने उसको अपनी याददाश्त में स्टोर कर लिया, और इन केस के बाद में वो बॉडी में इंटर हो तो हमारे इम्यून सिस्टम को मजीद वर्क ना करना पड़े और वो जल्दी से उसको क्या कर दे, किल कर दे। फिर कुछ टाइप्स आती है वैक्सीन की, वैसे तो बहुत सी टाइप्स है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में, जो हमारे बुक में डिस्कस है वो ये 6 टाइप्स हैं। लाइव एटेन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन, इनएक्टिव होल एजेंट वैक्सीन, टॉक्सॉइड्स, सब यूनिट वैक्सीन, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन और न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। सबसे पहले बात करते हैं लाइव एटेन्युएटेड होल एजेंट वैक्सीन। लाइव का मतलब होता है जिंदा, एटेन्युएटेड का मतलब होता है वीक या कमजोर। यानी इसमें हम क्या करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये वैक्सीन कैसे तैयार की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो फुल लेते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता भी जिंदा है, लेकिन हमने क्या किया होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कमजोर कर लिया होता है, वीक कर लिया होता है, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके, यानी इतना को हमने उसको वीक कर लिया होता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो जाके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सके, बीमारी ना फैलाए, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को जाके क्या कर दे, एक्टिवेट कर दे। तो लाइव एटेन्युएटेड होल एजेंट वैक्सीन कैसे बनाई जाती है? इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते तो हम जिंदा है, लेकिन उसको थोड़ा सा वीक कर लेते हैं, कमजोर कर लेते हैं। फिर जब हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो वैक्सीन तैयार कर लेते हैं, हम इस वैक्सीन को बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, और बॉडी में एंटर होने पे हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है कि बाहर से कोई अनसेफ चीज आई है, नॉन सेफ चीज आई है, फिर हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करके अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। तकरीबन जितनी भी टाइप की वैक्सीन है उन सब का यही काम होगा कि बॉडी के अंदर एंटर होगी, हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये हमारा एनिमी है, ये हमारा दुश्मन है, और उसको किल करेगा। ठीक है। तो लाइव एटेन्युएटेड में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो लेते हैं, जिंदा लेते हैं, लेकिन उसको वीक कर लेते हैं। लाइव का मतलब जिंदा, एटेन्युएटेड का मतलब वीक, होल का मतलब पूरा। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स के कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है जो होते तो जिंदा है लेकिन कमजोर होते हैं। इसमें मीजल्स आ जाते हैं, जिसे खसरा भी कहते हैं। टाइफाइड वैक्सीन जो होती है वो भी लाइव एटेन्युएटेड होती है, और पोलियो वैक्सीन भी लाइव एटेन्युएटेड होती है। अच्छा, जो पोलियो की वैक्सीन है वो लाइव एटेन्युएटेड भी होती है और वो इनएक्टिवेट भी होती है। फिर दूसरी टाइप की जो वैक्सीन है वो होती है इनएक्टिवेट होल एजेंट वैक्सीन। इनएक्टिवेट, ठीक है, एक्टिव का मतलब होता है किसी चीज को स्टिमुलेट करना, एक्टिव करना। इनएक्टिवेट का मतलब है कि इसमें हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं जिनको हमने किल कर लिया हो, मार जैसे लाइव एटेन्युएटेड में तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिंदा लिया था, लेकिन इनएक्टिवेट होल एजेंट वैक्सीन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कंप्लीट लेंगे, पूरा लेंगे, लेकिन उसको क्या कर लेंगे, किल कर लेंगे। लेकिन किल करने के बाद भी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी सलाहियत थी कि वो जाके हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे। इसकी एग्जाम्पल में रेबीज आ जाती है। रेबीज वायरस जो होता है ये कुत्ते के काटने की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा, जुकाम वगैरह, कोलरा वगैरह, जिसमें हैजा, ठीक है, इनके जो वैक्सीन होती है वो इनएक्टिवेट होती है। नेक्स्ट आता है टॉक्सॉइड। अच्छा, टॉक्सॉइड वैक्सीन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक इनएक्टिव टॉक्सिक कंपाउंड लेते हैं, ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड जो बॉडी में जाके इलनेस कॉज करवा सकता हो। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि टॉक्सिक कंपाउंड लेते हैं इनएक्टिव, और उससे हम क्या तैयार करते हैं, अपनी वैक्सीन तैयार करते हैं, और उस वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। इसकी एग्जाम्पल में टेटनस आ जाती है और डिप्थेरिया आ जाती है। नेक्स्ट आता है सब यूनिट वैक्सीन। सबका मतलब होता है सब यूनिट वैक्सीन का मतलब होता है कि इसमें हमने पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लिया, जैसे हमने पहली दो टाइप में पढ़ा कि होल एजेंट वैक्सीन दोनों के साथ लिखा हुआ था, इसका मतलब है हमने पूरा ऑर्गेनिज्म लिया था। लेकिन सब यूनिट वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके आगे मजीद पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर याद हो आपको, तो बैक्टीरिया में जिनोम भी होता है, उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस भी होती है, उसकी सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, उसके आसपास छोटे छोटे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें पिलाए भी कहते हैं, कैप्सूल मौजूद होता है, कॉट मौजूद होता है। तो सब यूनिट वैक्सीन में हम बजाय इसके कि पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लें, हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का छोटा सा कोई फ्रेगमेंट या कोई पार्ट ले लेते हैं, और उससे क्या करते हैं, अपनी वैक्सीन को तैयार करते हैं। जैसे हम उसका पिलाई ले लेंगे या कैप्सूल ले लेंगे या उसका जीनोम लेके उससे क्या करते हैं, अपनी वैक्सीन को तैयार करते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होती है
वो सब यूनिट वैक्सीन होती है। इसमें हम बैक्टीरिया की या किसी वायरस की जो बॉडी होती है, वो बैक्टीरिया जिससे हेपेटाइटिस कोज करवाना हो, उसकी बॉडी का कोई एक पार्ट लेके उससे वैक्सीन तैयार करते हैं। नेक्स्ट आती है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, कनेक्टेड या ज्वाइन, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि बाज बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के आसपास पॉलीसेकेराइड का एक कोट चढ़ा होता है। अब ऐसे बैक्टीरिया जिनकी बॉडी के आसपास पॉलीसेकेराइड की कवरिंग हुई होती है वो पुअरली इम्यूनोजेनिक होते हैं। पुअरली इम्यूनोजेनिक का मतलब है कि जब वो बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो वो एज सच इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करते जितना बैक्टीरिया करता है, यानी वो बॉडी में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं करते ऐसे बैक्टीरिया जिनके आसपास पॉलीसेकेराइड की कोटिंग हुई हो। तो फिर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, टॉक्सिक प्रोटीन के साथ लिंक बना लेते हैं, टॉक्सिक प्रोटीन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। कॉन्जुगेटेड मीन कि जो बैक्टीरिया जिसके आसपास पॉलीसेकेराइड की कोटिंग थी वो जाके एक टॉक्सिक प्रोटीन के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। फिर जब ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस प्रोटीन को डिटेक्ट करता है कि प्रोटीन क्या है, सॉरी, रिकॉग्नाइज द पॉलीसेकेराइड एज अ प्रोटीन एंटीजन, ठीक है। कि फिर जब ये बैक्टीरिया कनेक्ट हो जाता है प्रोटीन के साथ, फिर हमारा इम्यून सिस्टम उस पॉलीसेकेराइड को डिटेक्ट करता है कि ये प्रोटीन का प्रोटीन एंटीजन है जिसने हमारी बॉडी में आके बीमारी फैलानी है। तो इस केस में हम वैक्सीन कैसे तैयार करते हैं, हम ऐसे बैक्टीरिया जिसके आसपास पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होती है उसको टॉक्सिक प्रोटीन के साथ मिला के और उसके जरिए हम अपनी वैक्सीन तैयार करते हैं और फिर बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाती है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। ये वैक्सीन हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी डिजीज के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस होती है, मुख्तलिफ सीरियस कंडीशंस कॉज करती है, सीरियस डिसीजेस कॉज करती है, जैसे मेनिंजाइटिस हो जाता है जिसमें हमारी जो ब्रेन और जो हमारी स्पाइनल कोड है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर लेयर्स होती हैं उसके आसपास जिसमें मेनिंजेस कहा जाता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है या निमोनिया वगैरह इसमें आ जाती है, तो उसके खिलाफ ये वैक्सीन इस्तेमाल होती है। तो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन जो होती है वो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होती है। नेक्स्ट आती है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन बेसिकली इसमें न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन में हम लेते तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, उसी से हम वैक्सीन बनाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीनोम में थोड़ी सी वेरिएशंस ले आते हैं, थोड़ी सी चेंजेस ले आते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो वायरस है या जो बैक्टीरिया है जिससे हम वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, हम उसके या तो डीएनए में थोड़ी सी चेंजेस ले आते हैं या हम उसके आरएनए में थोड़ी सी चेंजेस लाके और उससे फिर क्या करते हैं, प्रोटीन वैक्सीन बनाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, दिस वैक्सीन्स कंटेन माइक्रोबियल फ्रैक्शन प्रोड्यूस बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में थोड़ी चेंजेस लाके, किसके जरिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से चेंजेस लाके जो वैक्सीन हम तैयार करते हैं उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड या जेनेटिक वैक्सीन भी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल आती है HIV, ह्यूमन इम्यून वायरस जो होती है, जो कि को एड्स की वजह बनता है। इसके अलावा कोविड-19 की जो वैक्सीन होती है वो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन होती है। अच्छा, ये थी टाइप्स हमारे पास वैक्सीन की। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो होता है सीरम और एंटी सीरम। अब सीरम बेसिकली क्या होता है, सीरम होता तो प्लाज्मा ही है, लेकिन ब्लड, हमने पढ़ा है ना, ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेलुलर पार्ट और एक होता है ए सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट में उसके ब्लड सेल्स आ जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, जबकि ए सेलुलर पार्ट में प्लाज्मा आ जाता है। अब प्लाज्मा में तमाम चीजें मौजूद होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, क्लोटिंग प्रोटीन्स वगैरह। तो सीरम क्या होता है, सीरम हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा होता है, लेकिन अगर हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दे, क्लॉटिंग फैक्टर मीन जिसने खून को जमाना होता है, तो उसे कहते हैं सीरम, ठीक है। एक फ्लूइड होता है ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर के बगैर, जो फ्लूइड होता है, यानी प्लाज्मा को अगर कह लें कि प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर के बगैर क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। अच्छा, पहले सिर्फ सीरम की बात कर लेते हैं, फिर हम इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो सीरम में अब कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, मैंने कहा कि क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल के जो प्लाज्मा है या जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है उसे कहा जाता है सीरम। तो इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी, इसमें
क्लोटिंग फैक्टर के अलावा बाकी तमाम प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होंगे, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस मौजूद होंगे, एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, हार्मोन्स मौजूद होंगे, कुछ एंटीजेंस वगैरह मौजूद होंगे, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें जो प्लाज्मा में मौजूद होती हैं मास वाया क्लोटिंग फैक्टर्स के, वो तमाम चीज़ें किसमें मौजूद होती हैं, सीरम में मौजूद होती हैं। और ये कुदरती तौर पे हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी नहीं होती, यानी किसी एक कोई एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ एंटीबॉडीज हमारे सीरम में मौजूद होती है। और इसे हम हासिल कहाँ से करते हैं? कोई भी नॉर्मल पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर सीरम मौजूद होगा। अब एंटी सीरम क्या होता है? एंटी सीरम ऐसा कह लें फ्लूइड होता है, या कह लें ये एंटीबॉडी होती है जो हम हासिल करते हैं इम्यूनाइज्ड एनिमल या इंडिविजुअल से। इम्यूनाइज्ड एनिमल से मुराद है कि जिनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो चुकी है, जिनकी बॉडी के अंदर कुव्वत मुदाफत पैदा हो चुकी है, तो एंटी सीरम हम उनसे हासिल करते हैं। अब कैसे हासिल करते हैं? हम एनिमल्स की या ह्यूमंस की या किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर कोई एंटीजन इंसर्ट करते हैं। एंटीजन इंसर्ट करने के बाद हमारा उस एनिमल का या उस ह्यूमन बीइंग की जो इम्यून सिस्टम है वो उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। तो उसके नतीजे में जो हमारे पास सीरम बनता है वो होता है एंटी सीरम। के एंटीजन इंट्रोड्यूस करने पे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, उसके नतीजे में हमारे पास एंटी सीरम प्रोड्यूस होता है जो एंटीबॉडी रिच होता है। अब एंटी सीरम के अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडी मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि हमने ये पार्टिकुलर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाई थी। एक एंटीजन बॉडी के अंदर इंसर्ट हुआ, इंसर्ट होने के बाद उसने एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाई। तो ऐसा सीरम, ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज मौजूद होती है, उसे कहते हैं एंटी सीरम। ये हासिल कहाँ से होता है? इम्यूनाइज्ड एनिमल और प्लांट से, यानी ऐसे एनिमल्स और प्लांट जिनकी बॉडी के अंदर पहले से कुव्वत मुदाफत पैदा हो चुकी है। और इसके अंदर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होती है। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज का मतलब होता है ये एंटीबॉडीज का मिक्सचर होता है जिसे हम बी सेल से हासिल करते हैं। तो दोनों के डिफरेंस की बात करें तो सीरम जो होता है ये बॉडी फ्लूइड होता है, ब्लड के अंदर मौजूद फ्लूइड होता है क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल के, यानी प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। जबकि एंटी सीरम क्या होता है? ये एंटीबॉडी होती है जो इम्यूनाइज्ड एनिमल, यानी जिनके अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो चुकी है, उनसे हासिल होता है। सीरम को हम नेचुरली तौर पर इस बॉडी में सिंथेसाइज कर सकते हैं। एंटी सीरम कैसे हासिल होता है? एंटीजन को एनिमल की बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं और उसके नतीजे में एंटीबॉडी रिच एंटी सीरम बन जाता है। सीरम के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन मौजूद नहीं, एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती, नॉन स्पेसिफिक होती हैं। जबकि एंटी सीरम के अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। सीरम को हम नॉर्मल पर्सन से भी हासिल कर सकते हैं, जबकि एंटी सीरम को हम सिर्फ इम्यूनाइज्ड पर्सन से ही हासिल कर सकते हैं, यानी जिनकी बॉडी के अंदर कुव्वत मुदाफत पैदा हो चुकी हो। सीरम के अंदर तमाम प्रोटीन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स के अलावा, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स के अलावा बाकी तमाम प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं, एंटीबॉडीज, एंटीजन और हार्मोन्स वगैरह मौजूद होते हैं। जबकि एंटी सीरम के अंदर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। और ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज का मिक्सचर होती है जो कि बी सेल से हासिल होती है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।